So hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी ट्रांसलेशन की क्लास होने वाली है और ट्रांसलेशन में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किया था, तो आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने वाला है, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान की बात करें तो जो पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में या, ई, आ, ता, था, ती, थे, ते थे या फिर सका, सकी, सके जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा भूतकाल में किसी काम का होना दर्शाया जाता है और इस टेंस के जो वाक्य होंगे उनमें समय नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। ठीक है, लेकिन हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर जो मेन वर्ब होगी उसका सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। ठीक है, तो इसके लिए या तो ही लिखेंगे या फिर शी लिखेंगे, क्योंकि क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल, तो ही लिखेंगे या फिर शी लिखेंगे। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? खाना। ठीक है, मतलब ये वाला खाना। ठीक है, जो वर्ब है, तो ईट माने होता है उसका सेकंड फॉर्म आएगा। तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। ठीक है, तो ही एट दी फूड, उसने खाना खाया। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया, तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो अब मेन हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? पूरा करना। ठीक है, तो क्या होती है? कंप्लीट। तो कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड, तो यू कंप्लीटेड अब अपना गृह कार्य। तो यू के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? योर। तो यू कंप्लीटेड योर अब गृह कार्य, तो होम वर्क। इस तरीके से। ठीक है, तो जब निगेटिव सेंटेंस होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे तुमने मुझे 5 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए नहीं दिए। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। अब मैंने कहा था निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड और फिर नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? देना, तो गिव। यू डिड नॉट गिव अब किसे? मुझे, तो मी। अब कितने? 5 रुपीज। यू डिड नॉट गिव मी 5 रुपीज। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब जब कभी निगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं शब्द आया हो तो फिर हम उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नेवर आता है और फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे अध्यापक ने कभी गणित नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो मैंने कहा जब कभी नहीं आएगा पास्ट इंडेफिनिट में तो सब्जेक्ट के बाद नेवर और फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। इसमें डिड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो द टीचर अब क्या आएगा? नेवर। अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना, तो इसका सेकंड फॉर्म, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टॉट। तो द टीचर नेवर टॉट अब क्या? गणित, तो मैथ या फिर मैथमेटिक्स पूरा लिख दो या फिर मैथ्स लिख दो। तो द टीचर नेवर टॉट मैथ्स, इस तरीके से। ठीक है,
अब सका सकी सके वाले सेंटेंस भी देख लेते हैं। चलिए, तो जब भी कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर लास्ट में सका सकी सके आए या फिर सका था सकी थी सके थे, तो फिर उसमें हम कुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वह कल आ ना सकी, वह कल आ ना सकी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी। अब क्या आएगा? कुड। अब नॉट, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो शी कुड नॉट कम। अब कब? एस्टरडे। पास्ट टेंस में कल के लिए किसका यूज करते हैं? एस्टरडे का। ये तो निगेटिव सेंटेंस है। जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस भी होगा तो फिर कुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, जैसे वह कल एक पत्र लिख सका। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, अब सका आया है तो कुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ही कुड, अब मेन वर्ब क्या है? लिखना, तो उसका फर्स्ट फॉर्म, तो ही कुड राइट अ लेटर। अब कब? एस्टरडे। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में जब दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो होते हैं जिनमें हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। तो जब हिंदी में क्या शब्द से शुरुआत होती है तो उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का यूज करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे क्या राम ने आम तोड़े। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या आएगा? डिड। अब सब्जेक्ट क्या है? राम। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? तोड़ना यानी प्लक, तो डिड राम प्लक दी मैंगोज। इस तरीके से बन जाएगा। तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिनमें स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब जो दूसरे तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, तो फिर सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर डिड लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। याद रखना, जब हमारा अफर्मेटिव होता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और जैसे ही हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए इसके सेकंड टाइप के एग्जांपल को देखते हैं। जैसे तुमने मुझे रुपए कब दिए। तुमने मुझे रुपए कब दिए या कब दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड इसका क्या है? व्हेन, तो सबसे पहले ये आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? डिड। अब सब्जेक्ट यू, व्हेन डिड यू। अब मेन वर्ब क्या है? देना, तो गिव, व्हेन डिड यू गिव मी क्या? रुपीज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो जब भी कभी WH वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जब भी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो हमेशा याद रखना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ होता क्या राम ने आम नहीं तोड़े, मान लीजिए, तो डिड राम और यहाँ क्या आ जाता? नॉट। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज, ये जब भी आएंगे तो इनसे रिलेटेड जो नाउन होगा वो भी इनके साथ में आएगा। उसके बाद फिर हम डिड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है मोहन ने कितना दूध पिया। मोहन ने कितना दूध पिया। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, और जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके लिए हाउ मच का यूज करते हैं। तो मिल्क हमारा कैसा है? अनकाउंटेबल, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? हाउ मच का। और हाउ मच के साथ ही क्या आ जाएगा? जो उससे रिलेटेड नाउन है यानी मिल्क,
तो हाउ मच मिल्क। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो हाउ मच मिल्क डिड। अब सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो हाउ मच मिल्क डिड मोहन। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पीना, तो ड्रिंक। हाउ मच मिल्क मोहन ड्रिंक। ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल है, तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी। तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी। तो कौन सी के लिए किसका यूज करेंगे, विच का। और विच के साथ भी उससे रिलेटेड जो नाउन है वो तुरंत आ जाएगा, तो विच बुक। अब हेल्पिंग वर्ब डिड। अब सब्जेक्ट यू, विच बुक डिड यू। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ना, रीड। ठीक है, विच बुक डिड यू रीड। तो जब कभी हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हुज, ठीक है, हुज मतलब किसका, किसके, किसके, तो जब भी कभी वो आएंगे तो उनसे रिलेटेड नाउन भी साथ में आएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, जब कभी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड जो हु होता है, अगर वो सब्जेक्ट का कार्य करे, हिंदी में कौन या फिर किसने आएगा, जब वो सब्जेक्ट का कार्य करे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी और फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी जैसे हम अफर्मेटिव में बनाते थे उसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें ये पेन किसने दिया। तुम्हें ये पेन किसने दिया। अब किसने आया है, इसके लिए हु का यूज करेंगे, कौन या फिर किसने के लिए। तो ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है, पेन देने का काम यही तो कर रहा है, तुम्हें ये पेन किसने दिया, तो हु एज अ सब्जेक्ट आ गया। तो जब हु एज अ सब्जेक्ट आता है तो फिर इसे हम एज अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, यानी इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हु, अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, देना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, गिव। तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव। तो हु गेव, अब किसे, तुम्हें, तो हु गेव यू। अब कौन सा पेन, ये पेन, तो दिस पेन। हु गेव यू दिस पेन। इस तरीके से बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब चलिए याद रखना, इसमें हम वाज और वर का यूज नहीं करते था, थी, थे के लिए। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हो, मान लीजिए वह गया था, तो क्या बनाएंगे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव है, तो जाना की गो होती है, उसका सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, वेंट। इस तरीके से इसमें वाज या वर का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब जब हमें किसी पास्ट की आदत को व्यक्त करना होता है, यानी किसी भी हैप्चुअल एक्शन को जो पास्ट में कोई आदत रही हो, तो उसमें भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे वैसे उसमें यूज टू का यूज होता है, लेकिन हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वह मुझे कहानियां सुनाया करती थी। अब पास्ट की बात की जा रही, पास्ट की किसी हैप्चुअल एक्शन को दिखाया जा रहा है, तो इसमें वैसे हम यूज टू का यूज करते हैं, जैसे सी यूज्ड टू। अब यूज टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, शी यूज टू टेल, अब किसे, मुझे, तो मी। अब क्या, कहानियां, तो स्टोरीज। शी यूज टू टेल मी स्टोरीज। इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज टू की जगह पे वुड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे शी वुड, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, शी वुड टेल मी स्टोरीज। ऐसे भी ये सेंटेंस बन सकता है। अब जैसा मैंने बताया कि पास्ट के हैप्चुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको सिंपल पास्ट से भी बना सकते हो, जैसे सी। अब सिंपल पास्ट में क्या होता है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो मेन वर्ब क्या है, कहानियां यानी सुनाती थी। ठीक है, सुनाना, तो क्या होगा, टेल। तो टेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, तो शी टोल्ड मी स्टोरीज। ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, तो आई वेंट टू स्कूल। इस तरीके से तो पास्ट के एक्चुअल एक्शन को व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो फिर इसी तरीके का प्यार बनाए रखिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करें, जिससे और लोग इससे अवेयर हो सकें। ठीक है, तो